मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास 7.2 एक्सरसाइज को। हम देखेंगे सबसे पहले 7.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को, जिसके अंदर हमारे पास है सेक्शन फार्मूला और एक है मिड पॉइंट फार्मूला। इन दो फार्मूला के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी 7.2 एक्सरसाइज। जिस भी बच्चे को सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया, ये समझ लेना वो 7.2 एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएगा। अगर तुम्हें सेक्शन फार्मूला समझ नहीं आया तो तुमसे 7.2 एक्सरसाइज सोल्व नहीं होगी मेरे बच्चे। सेक्शन फार्मूला का सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेशन, फिर उसी के थ्रू मैं बताऊंगा तुम्हें मिड पॉइंट फार्मूला। जो मिड पॉइंट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला के जस्ट सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला को। सेक्शन फार्मूला के लिए सबसे पहले तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन चाहिए। मैंने ये ले लिया मेरे बच्चे कार्टेशियन प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स, वाई एंड नेगेटिव वाई। ये हमारे पास नीचे क्या है, नेगेटिव वाई है, इधर नेगेटिव एक्स है, इधर एक्स है, ऊपर क्या है हमारे पास वाई है। अब अगर मैं बात करता हूँ, हमारे को नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि सेक्शन फार्मूला, सबसे मेन बात है सेक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, पार्ट में डिवाइड कर देना, बांट देना। जिस तरह से अगर 10th क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो 2 सेक्शन में 33 कर दिए और एक सेक्शन में 34 कर दिए, तो वो क्या कर दिए, सेक्शन बना दिए, वो डिवाइड कर दिए। इसी तरह से हमारा जो सेक्शन फार्मूला है वो भी काम करता है। किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सिटी हैं। एक है मेरे पास ए नाम की सिटी, एक शहर है ए और एक शहर है बी, और इनके बीच में कोई टावर लगाना है हमारे को। अगर एक टावर लगाना है इनके बीच में, वो टावर सपोज यहाँ पे लगाना है। ये पॉइंट है P, मैंने इस पॉइंट को ले लिया P। ये हम लेट कर रहे हैं मेरे बच्चे, ए बी की जगह और भी कुछ लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें ए बी लेना या P लेना है, हम कोई भी पॉइंट लेट कर सकते हैं। तो हमने एक ले ली ए नाम की सिटी और एक है बी नाम की सिटी। उनके बीच में हमें कोई टावर लगाना है। बीच में मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट पे नहीं लगाना, हमें कहीं ना कहीं बीच का जो डिस्टेंस है उनका वहाँ पे कहीं पर ना कहीं टावर लगाना है। बट ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम टावर को कहाँ पे लगाएं कि वो सबसे बेस्ट नेटवर्क दे पाए हमें। हम उस प्लेस का पता करना है, उस जगह का पता करना है, उस एक पॉइंट का सेंटर का पता करना है हमारे को। हमने ले लिया वो यहाँ पे लगाना फॉर एग्जांपल। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकली देखें, हमारे को डिस्टेंस दे रखा हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हो ए और बी के, और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। अगर ए सी टी की बात करते हैं हम, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं डालूंगा मेरे बच्चे परपेंडिकुलर। कहाँ पे डालूंगा परपेंडिकुलर, इधर डालूंगा नीचे एक्स एक्सिस पे, मैंने ये डाल दिया परपेंडिकुलर। फिर मैं पी से परपेंडिकुलर डालूंगा। परपेंडिकुलर को तुम समझ पा रहे होगे कि नहीं भी, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होना। ये 90 डिग्री, इधर भी क्या है मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री है। और फिर मैं बी से परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर मैं बी से भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मुझे मिल गया 90 डिग्री एंगल। अब हमने यहाँ पे क्या देखा मेरे बच्चे, कि जो हमारे पास ए बी के बीच में जो कहीं ना कहीं हमें पी पॉइंट पे टावर लगाना है, इनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए। हमारे को बोल दिया गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1, इसके b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 y2, और p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x y। ये कोऑर्डिनेट दे दिए तीनों के मेरे बच्चे। इन तीनों के कोऑर्डिनेट देने के बाद हमारे को बोल रहा है कि आप बताइए कि वो टावर कहाँ पे लगेगा, उस जगह को ढूंढना है हमारे को। तो वो जगह का पता करने के लिए हमें क्या मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी x1 x2 की जगह x। ये तो हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चन आएगा, जब एक्चुअल अगर दो सिटी के बीच में टावर लगाना, तो हमारे को वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक कोई नंबर दिए जाएंगे। उन नंबर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, जिसमें भी होगा वो हम एरिया निकाल लेंगे कि कितने किलोमीटर इस ए शहर से आगे पी पॉइंट होगा, या बी शहर से कितने किलोमीटर पे या मीटर पे पी पॉइंट होगा। ये निकालने के लिए हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाएंगी x1 y1 x y x2 y2 की जगह।
अब हम क्या करेंगे, अब तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं x1 y1 xy x2 y2 की फॉर्म में हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, एक डेरिवेशन तैयार कर रहे हैं, उसको एक फॉर्मूले को बना रहे हैं। हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। चलो, अब अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर डालूं मेरे बच्चे, ये मैंने परपेंडिकुलर डालना है, ये मैं इधर से भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरे को ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब अगर मैं इधर से भी परपेंडिकुलर डाल दूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये सब करने के लिए ना, ये डेरिवेशन को समझने के लिए मेरे बच्चे हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इन पॉइंट्स को मीट करूँगा, आपस में इन पॉइंट्स को मिलाऊँगा। ये मैंने पॉइंट्स को मिला दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस रह गया मेरे बच्चे, पॉइंट को यहाँ समझ लो। तो अब ये हमारे पास ए, पी और बी 3 पॉइंट हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट है जो वो क्या है x1 y1, p के कोऑर्डिनेट है xy और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। सबसे जो मेन बात है मेरे बच्चे, हमने जो करना था वो कर लिया। क्या? कंस्ट्रक्शन के अंदर जो करना था। अब क्या कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूँगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, इस तरह से। ये क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूँगा तो मेरे को यहाँ से ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। ये मैं तुम्हारे को बना के दिखा रहा हूँ। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। लाइन कौन सी? ये वाली लाइन और ये वाली, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट क्या है? मान लो मैंने नाम दे दिया, इधर इसको नाम दे दिया E, इसको F, इसको G, ये नाम दे दिए मैंने, EFG नाम दे दिए मैंने। अब जो हमारी लाइन है, ये लाइन AE जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? PF के। अगर ये आपस में दोनों की दोनों क्या है मेरे बच्चे, 90 डिग्री हैं, तो पैरेलल भी होंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री है। अब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन है आपस में, ये पैरेलल लाइन है। ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है। ए बी जो है ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ क्या रिलेशन बनाएगा मेरे बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस एंगल इक्वल टू दिस। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी रह गया हमारे पास, सी और डी, ई एफ जी आ गए हमारे पास। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब सोचो मेरे बच्चे, ए सी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? सी के ऊपर। पी डी बी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है? डी के ऊपर। क्या ये दोनों की दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर होगी। क्या सिमिलर होगी? ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल के मेरे बच्चे? पी डी बी के, पी डी बी के। सोचो होंगी या नहीं होगी? जब भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, कि अगर हम ये देखें, ये तीनों की तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। किससे हो गई? बाय एंगल एंगल, या फिर तुम एंगल 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 सिमिलरिटी बोल सकते हो। एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गई दोनों की दोनों ट्रायंगल। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें ये पता है ए सी बाई पी डी, ए सी बाई पी डी इक्वल होगा सी पी बाय डी बी, सी पी बाय डी बी इक्वल होगा ए पी बाय पी बी, ए पी बाय पी बी। हमारे को यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया मेरे बच्चे। हमें यही रिजल्ट चाहिए था दोनों की दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, बट ये रिजल्ट यूज करने से पहले हमारे को क्या चाहिए? ए सी की लेंथ चाहिए, पी डी की लेंथ चाहिए, सी पी की, बी डी की, या डी बी बोल दो,
ए पी की और पी बी की, इनकी लेंथ चाहिए हमारे को। वो लेंथ कहाँ से मिलेगी मेरे बच्चे हमारे को? अब सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ हमें किसकी लेंथ चाहिए, ए सी की, तो हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितनी है? मैं बोलूँ पी डी की लेंथ चाहिए, तो पी डी की ये लेंथ चाहिए हमें कितनी है? सी पी की लेंथ चाहिए, सी पी की ये लेंथ चाहिए हमें कितनी है? डी बी की लेंथ हमें ये लेंथ चाहिए कितनी है? ए पी की लेंथ यहाँ से यहाँ की लेंथ चाहिए हमें, पी बी की लेंथ यहाँ से यहाँ की लेंथ चाहिए हमें। हमने इसको लेट कर लिया मेरे बच्चे कि ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता, हमने लेट किया है, ये हमने मान लिया, लेट कर लिया कि ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब सोचो, अगर हमारे को डेरिवेशन करना है सेक्शन फार्मूला का, अगर हमारे को फार्मूला बनाना है, कहाँ से आया फार्मूला, तुम मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है x का, और यहाँ का जो x का कोऑर्डिनेट होगा, क्या वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों? देखो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये देखो मेरे बच्चे, ये कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मैं यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट पूछूं x का, या मैं यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट पूछूं, या यहाँ पे पूछूं, तो वो तो सेम रहेगा मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0। इधर मान लो 1 है हमारे पास, और मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, इधर 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या होंगे, 2,1। इधर पूछूंगा तो क्या होंगे, 2,2। लेकिन हमारा x का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा ना मेरे बच्चे। हर बार क्या आ रहा है हमारा x का कोऑर्डिनेट, 2 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा x की लाइन वही है मेरे बच्चे, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहा है वो। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पीछे लेके जाऊंगा तो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बट पॉइंट को आगे पीछे मत जाने दो, तो कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तुम या यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, या यहाँ पे देख लो, या यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, बट x का कोऑर्डिनेट वही रहेगा। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, वो क्या है, 1। अगर तुम इधर लोगे, मान लो ये पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, 3,1, इधर भी 1 ही रहेगा। तुम यहाँ पे ले लो, मैंने ये आगे डिवाइड कर दिया इसको, 4 ले लिया, 5 ले लिया, इधर क्या होगा, ये अगर इसको मिलाएंगे तो 4,1 होगा, इधर 5,1 होगा। y का कोऑर्डिनेट हर बार क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब y को ऊपर नीचे करने पे ही चेंज होगा, नहीं तो y का कोऑर्डिनेट तुम कितनी दूर भी ले जाओ, बट y का कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 3 ही होगा, यहाँ 4 ही होगा, इस लाइन के ऊपर कहीं भी ले जाओ 5 ही होगा। इस हिसाब से मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर हमें पता करना है, अगर हमारे को यहाँ पे पता है x का कोऑर्डिनेट ये है, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो तुम बताओ कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे ही तो बोलोगे। जस्ट उसी तरह से अब यहाँ पे सोचो मेरे बच्चे एक बार, अगर यहाँ पे a का जो कोऑर्डिनेट है उसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 हो गया। मतलब क्या, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया मेरे बच्चे, ये x1 हो गया। सबको समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है a का, उसमें x1 का इस लाइन को आगे कहीं भी ले जाओ, यहाँ देख लो, 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 बट x का कोऑर्डिनेट वही रहेगा, x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अगर तुम इसको इधर ले लोगे, इधर ले लोगे, तो x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अगर इधर लोगे x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट इस लाइन पे x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो इस लाइन पे। तो हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे बच्चे, क्योंकि मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, जब मैं y एक्सिस की बात करूँगा तो y कोऑर्डिनेट को लूँगा, तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया x1। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा, यही तो है ना, x आ गया हमारे पास। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा मेरे बच्चे, वो कितना डिस्टेंस होगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये x और y था, इधर x1 y1 था, इधर x2 y2 था। अगर मैं तुम्हें पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम इजीली बता सकते हो मेरे बच्चे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा
इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे यहाँ से और जी तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे तुम्हें वो पता चल गया। अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को तो ये चाहिए AC की लेंथ। AC की लेंथ निकालने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, AC की ये EF की लेंथ चाहिए हमारे को। इसका मतलब AC की जो लेंथ है, परपेंडिकुलर है आपस में दोनों के दोनों लाइन, AE परपेंडिकुलर है किसके, PF के या CF के बोल दो, एक ही बात है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इसका मतलब AC की जो लेंथ है वही EF की लेंथ होगी। अब अगर मैं EF की लेंथ निकाल लेता हूँ तो वही लेंथ किसकी आ जाएगी, AC की आ जाएगी। EF की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट में से ये पॉइंट सपोज मैंने ले लिया OF में से, इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूँ तो मेरे पास यही तो रह जाएगा। मतलब क्या, OF में से अगर मैं OE को लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, EF बच जाएगा। OF क्या है मेरे पास, X है, तो मैं X में से लेस कर दूँ, क्या लेस कर दूँ, OE, वो क्या है, X1 है। इसका मतलब मेरे पास ये आ गया, किसकी लेंथ आ गई, लेंथ आ गई है EF की, तो वही AC की लेंथ होगी, X माइनस X1। ये हमारे पास किसकी लेंथ आ गई मेरे बच्चे, AC की लेंथ आ गई। हमें AC की लेंथ चाहिए थी, वो हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी लेंथ चाहिए, PD की, ये लेंथ चाहिए हमें। इस लेंथ के लिए ये लेंथ इसके इक्वल होगी, मतलब क्या, PD इक्वल होगा FG के। अब FG की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, OG की लेंथ में से OF की लेंथ को लेस कर दूंगा, मतलब इस कंप्लीट में से इसको अगर लेस कर दूंगा तो यही डिस्टेंस हमारे पास रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, X2 में से अगर मैं इस लेंथ को लेस कर दूंगा तो हमारे पास यही तो आ जाएगी ना मेरे बच्चे। ये लेंथ कितनी है, OF लेंथ है हमारे पास X, इसको मत देखना मेरे बच्चे, ये सिर्फ EF है, हमें तो OF को लेस करना है। OF लेंथ कितनी थी हमारे पास, X थी। ये लेंथ कितनी थी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक X2 थी, तो ये लेंथ जो आ गई वो X2 माइनस X आ गई हमारे पास। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस लेंथ में से क्या है ये X2, इस लेंथ को लेस करना है, क्या ये X, तो मैंने लेस कर दिया, तो ये लेंथ भी क्या आ गई, X2 माइनस X। अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि AC की लेंथ क्या है और PD की लेंथ क्या है। सबसे पहली बात, हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हमने ये लेना है। फिर जो प्रोपोर्शनल साइड आ गई, जिनका रेशियो इक्वल आ गया, उन्हीं साइड्स की लेंथ को निकालना है। AC की लेंथ निकाल ली, PD की लेंथ निकाल ली। अब या तो CP की लेंथ और BD की लेंथ निकाल लो, या फिर AP की PB की निकाल लो। इनमें से एक इस पेयर की निकाल ली, एक इसकी, किन्हीं भी दो की निकाल लो। या तो इसकी और इसकी निकाल लो, या इसकी और इसकी निकाल लो, या इसकी और इसकी निकाल लो, किन्हीं भी दो की निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। अब हमारे को यहाँ पे निकालना क्या था, AP और PB। AP और PB, इसका मतलब हम इसको तो छोड़ देते हैं, हम अब इसकी निकालते हैं, क्योंकि ये तो हमारा क्या आएगा, डेरिवेशन में फॉर्मूला बनेगा। अब हम निकालते हैं किसको, CP को और DP को। CP की जो लेंथ होगी, ये हमें ये नहीं सोचना, इसको रटना नहीं है मेरे बच्चे। मैं एक एक स्टेप को ऐसे समझाते चल रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ की कभी भूल भी ना पड़े, कभी तुम भूल भी ना पाओ कि हमें कैसे करना था। AP की और PB की तो लेंथ का रेशियो हमें फॉर्मूले में निकालना है, मतलब M1 और M2 की फॉर्म में। और हमारे को ये इनकी वैल्यू चाहिए हमारे को, चारों की, इसकी और इनकी। चारों की अगर हमारे पास वैल्यू होगी तो हम इजीली AP बाई PB निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास CP की लेंथ निकालनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे को ये लेंथ निकालनी है, अगर इस लेंथ को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को Y के कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। अब सोचो मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ यहाँ पे Y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम इस लाइन को कितनी भी दूर ले जाओ, बट Y का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे जो है वही तो रहेगा। Y का कोऑर्डिनेट क्या है, अब हमें कैसे पता चले, इस पॉइंट के ऊपर चेक करो Y का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट पे भी वही होगा Y का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे तो Y का कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा, बट इस पॉइंट पे तो है, वो है Y1, तो इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, Y1 ही हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया मेरे बच्चे, Y1। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है मेरे बच्चे, Y1 है हमारे पास। अब अगर मैं बोलता हूँ इसकी
इसके पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास वाई की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो यही तो होगा मेरे बच्चे, इस लाइन के ऊपर आने वाला, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है और डी भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। मतलब मेरे को चाहिए क्या, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन के ऊपर जो जो आ रहा है हमारे पास, मैं वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे डी पॉइंट पे, तो बट पी पे दे रखा वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। तो यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी वाई की, ये आ जाएगा मेरे पास वाई। एक मिनट मेरे बच्चे, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई वाई, ये हमारे पास वाई लेंथ आ गई। और ये थी x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 थी, यहाँ से लेके और यहाँ तक आ गई हमारे पास y। इसको याद रखना। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ b पॉइंट के ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे b पॉइंट के ऊपर ये होगा। अब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी y2। अब तुम एक चीज़ को सोचो, हमें लेंथ कौन सी चाहिए, ये बोल रहा है CP, हमें तो CP चाहिए। इसका मतलब हमें तो ये लेंथ चाहिए ना, ये वाली लेंथ चाहिए। ये लेंथ निकालने के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे निकाली थी, हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से किस में से, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया x, y और z। अब x o में से अगर मैं वाई ओ को लेस कर दूं तो एक्स वाई की लेंथ आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, एक्स ओ की लेंथ, एक्स ओ की लेंथ है मेरे पास ये वाई, एक्स ओ की लेंथ मेरे पास है वाई। तो वाई में से मैं क्या लेस कर दूं, वाई माइनस वाई वन को लेस कर दूं। तो मेरे पास ये लेंथ क्या आ जाएगी, वाई माइनस वाई वन। किसकी लेंथ है ये, पी सी की लेंथ है। अगर मैं बात करूं बी डी की लेंथ, तो बी डी की लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, y2 है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें से मैं एक्स ओ लेस कर दूँ किस में से, जेड ओ में से, तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। अगर मैं इस लेंथ को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, y2 माइनस एक्स ओ की लेंथ थी मेरे पास y, y2 माइनस y, हमारे पास ये y था तो y2 माइनस y, ये लेंथ जो आ गई y2 माइनस y आ गई। अब मेरे को यहाँ पे CP की भी लेंथ मिल गई, DB की भी लेंथ मिल गई, AC की भी मिल गई, PD की भी मिल गई। अब हम इजीली इसका डेरिवेशन सोल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब हमारे कुछ नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी रह गई। अब जो वैल्यू आ गई ना AC की, PD की, CP की और BD की, हम उनको उठा के इसके अंदर रख देंगे। जो ही हम वैल्यू को रखेंगे हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। अब मैं यहाँ से वैल्यू लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, इन सभी की। AC की लेंथ क्या होगी, इधर हमारे पास क्या था, AC था, AC की लेंथ क्या होगी, PD की लेंथ क्या होगी। AC की लेंथ चेक करो क्या है, AC की x माइनस x1, इधर लिख लेते हैं। AC की जो लेंथ है हमारे पास वो है AC इज इक्वल टू x माइनस x1। फिर हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है मेरे बच्चे, इधर PD की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है, PD, ये है x2 माइनस x, हमारे पास क्या आ गई, x2 माइनस x। PD की जो लेंथ है वो है x2 माइनस x। अब अगर मैं बात करता हूँ CP की लेंथ की, तो CP की लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ होगी इधर से लेके और इधर तक की, वो है y माइनस y1। CP की लेंथ है हमारे पास y माइनस y1। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है DB की लेंथ, वो क्या हो जाएगी, DB की लेंथ हमारे पास, DB की लेंथ ये है हमारे पास y2 माइनस y1। तो हमने ये लिख लिया y2 माइनस y1। अब हमारे को निकालना क्या है, AP बाई PB। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से सारी की सारी वैल्यू उठा ली मेरे बच्चे। अब हम उठा के जो कि तो इसके अंदर रख देंगे। हमारे पास ये जो है मैं इसको वहीं पे नोट कर रहा हूँ जस्ट। अब हमारे पास दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के बाद ये आता है मेरे बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ये हमारे पास AC आ गया, PD आ गया, CP आ गया, DB आ गया, AP बाई PB हमें निकालना ही था। अब हम क्या करेंगे, उठा के इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। चलो चेक करते हैं। AC की लेंथ क्या है मेरे बच्चे, x माइनस x1 बाई PD की लेंथ क्या है हमारे पास, x2 माइनस x, x2 माइनस x इक्वल टू का सिंबल है
ये इक्वल टू सी पी की लेंथ क्या है, वाई माइनस वाई वन। फिर हमारे पास डी बी की लेंथ क्या है, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू ए पी बाई पी बी। अगर हम देखें ए पी बाई पी बी, हमने जो ये क्या है, डिवाइड में है, रेशियो है। अगर हम देखें इसका ए पी बाई पी बी का रेशियो क्या था, तो वो रेशियो हमारे पास ए पी बाई पी बी का रेशियो M1 M2 था मेरे बच्चे हमारे पास, M1 बाई M2। तो उधर क्या हो जाएगा, ए पी की जो लेंथ थी वो क्या थी, M1, वो इक्वल होगा M1 बाई M2 के। अब हम ए पी बाई पी बी को हटा देंगे, इन तीनों को ले लेंगे। एक तो हमें पता चल गया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब आपस में सारे इक्वल हैं। अगर ये आपस में सारे इक्वल हैं तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, एक मिनट। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे कि ये जो रेशियो है इसके भी इक्वल होगा, किसके, इसके इक्वल होगा, और ये जो रेशियो है ये इसके भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपस में सारे इक्वल हैं। तो मैं क्या करूँगा, M1 बाई M2 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा मेरे बच्चे, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स। और सेकंड क्या होगा हमारे पास, मैं इधर लिख लूँगा, ये इसके भी इक्वल होगा, M1 बाई M2 इक्वल होगा y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। अब देखो हमारे को यहाँ से क्या मिल जाता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे। ये हमारे पास y1 नहीं था, शायद y था मेरे बच्चे, y2 बाई y1। एक मिनट हम क्रॉस चेक करते हैं। बी डी की जो हमारे पास लेंथ थी, बी डी की जो लेंथ थी वो क्या थी मेरे बच्चे, इधर से ये y2 था और इसमें से ये लेस हो गया था y था। देखो ये बाई मिस्टेक लिखा जा रहा है मेरे बच्चे, y था ये, इधर ये ओ जेड में से अगर हमारा क्या जाएगा, ओ एक्स जाएगा, तो ये y था, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई था। देखो इधर देखो, ये y2 माइनस वाई लिखा था, इधर बाई मिस्टेक लिखा गया था। तो इधर क्या हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y ही आएगा। इधर क्या था, ये y ही था, बाई मिस्टेक लिखा गया, इसके लिए सॉरी। अब हम क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो क्या आ जाएगा, M1 इंटू x2 माइनस एक्स इक्वल टू M2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, x माइनस x1। अगर इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी तरह से हो जाएगा। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 x2। अब सिंप्लीफाई करना रह गया बस, M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, फिर माइनस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू, फिर M2 की x के साथ माइनस M2 x1 की। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे को क्या मिलता है मेरे बच्चे, कि हमें x2 है, इधर x है, इधर x है, इधर x1 है। x वालों को दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लो, जो x वाले हैं, और x1 है x2 वालों को एक साथ इकट्ठा कर लो। अगर मैं x वालों को इधर लेता हूँ, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, M1 x2 इक्वल टू M2 x। इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये तो मैंने जो का त्यो लिख लिया, M2 x1। इसको इधर लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या है, M1 x। अब इसको उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो कौन चाहिए, x वाले इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो M1 x2, इसको उठा के इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। M2 x1 इक्वल टू, ये रह गया एक, तो यहाँ पे एक ये रह गया, यहाँ पे M2 x, इधर से क्या हो जाएगा, M1 x, इधर x है तो x को कॉमन निकाल लो मेरे बच्चे। x को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया, M2 प्लस M1, इधर से ज्यों का त्यों रखो, M1 x2, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस M2 x1। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं इधर मल्टीप्लाई में है M2 प्लस M1, किसके, x के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मैं x को इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपस में इक्वल थे। मैंने ये उस साइड कर दी वैल्यू,
सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं इसको इधर क्या मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 लिख लो, बात तो एक ही है। 2 प्लस 3 लिख लो या 3 प्लस 2 लिख लो, टोटल तो 5 ही होना है मेरे बच्चे। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चे, यही चाहिए था हमें वो रिजल्ट। अब अगर इसी तरह से हम y को भी निकालेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, इसी तरह से आ जाएगी जिस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई है m1 y2 प्लस, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी मेरे बच्चे, 40 या 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसकी वजह से मैं तुम्हारे को ये दिखा रहा हूँ। अब क्या है, ये m1 था, अब की बारी m2 की बारी है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास y1 डिवाइड में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। एक हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये नीचे आ गई। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे को क्या बता रही हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे बना मेरे बच्चे। अब अगर मैं तुम्हारे को वहाँ पे दिखाऊँ वापस लास्ट पेज पे, तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, x और y के कोऑर्डिनेट ये लिए थे हमने। x की हमारे को इसका रेशियो निकालने के लिए किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है m1 m2 की, तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कभी कभी तो हमें p के कोऑर्डिनेट दे देगा, मतलब मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूला में, ये जो पॉइंट है बीच में जो पॉइंट है उसके कभी तो हमें x और y की वैल्यू दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा, पूछ लेगा किस रेशियो में डिवाइड है, तो हम निकाल देंगे m1 और m2 की वैल्यू को। कभी हमारे को m1 m2 की वैल्यू दे देगा, पूछेगा p के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम निकालेंगे x y की वैल्यू को। सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो मैं तुम्हारे को कल करवाऊंगा मेरे बच्चे। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, वो इसी से रिलेटेड है, मैं कल करवा दूंगा, उसके बारे में कल बता दूंगा। और मैं इसी से रिलेटेड कल क्वेश्चन भी करवाऊंगा तुम्हारे को। तुमने इसको कम से कम 2 या 3 बार रफ नोटबुक के अंदर ड्राइव करके देखना है, इसको बार बार बना के देखना है, यही तुम्हारा होमवर्क होगा। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ, हमारे को यहाँ पे दे दिया 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है, a b को, ए बी की जो लेंथ है उसको p 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 3 हो गई। x और y की वैल्यू निकालनी है, अब हम उठा के वैल्यू रख देंगे, a के कोऑर्डिनेट देगा, b के कोऑर्डिनेट देगा, m1 m2 का रेशियो देगा, x y की वैल्यू पूछ लेगा। या फिर सेकेंड टाइप का, जो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, इनकी वैल्यू देगा, कोऑर्डिनेट्स की, ए बी के कोऑर्डिनेट्स की, एक्स वाई की वैल्यू देगा, m1 m2 का रेशियो पूछ लेगा, उठा के वैल्यू रख देना मेरे बच्चे, इजीली तुम सोल्व कर पाओगे। सिर्फ तुम्हारे को क्या करना क्या है, अब वैल्यू रखनी है। अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें समझा दिया ये फार्मूला कहाँ से आया। ये फार्मूला समझाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम रहे। ये जो मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ ना मेरे बच्चे, जब भी तुम कंपटीशन में बैठोगे तब तुम्हारे को रियलाइज़ होगा, बट आज रियलाइज़ नहीं होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रख सकते हैं, इसको पूरे के पूरे डेरिवेशन को याद नहीं रखना चाहते। कोई भी तुम्हारे से एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट अगर तुम डेरिवेशन करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हारे को कन्फ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन करते टाइम, तुम्हें डिटेल से समझ में आएगा। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, m1 m2 की वैल्यू दे देगा तो x और y की वैल्यू पूछेगा, अगर x y की वैल्यू दे देगा तो m1 m2 का रेशियो पूछेगा, वो तुम इजीली सोल्व कर पाओगे। x1 y1 और x2 y2 की तुम्हें वैल्यू वो देगा। कुछ भी दे दे मेरे बच्चे, तुम्हारे से वैल्यू जो पूछेगा ना और जो गिवन में देगा उनको उठा के इसके अंदर रख देना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये फॉर्मूला सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे। याद करने का मैं एक तरीका दे रहा हूँ मेरे बच्चे, x की वैल्यू निकालनी है, सुन लो ध्यान से, तो यहाँ पे x और x ही आएगा, कहीं भी पूरे फॉर्मूले में y नहीं आएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो y ही आएगा, x कहीं भी नहीं आएगा। नीचे दोनों में m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 ही आएगा। अब इधर m1 है तो x2 को लेना है, पहले वाला 1 था दूसरे वाला 2 है, इधर
x2 है तो 1 है। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, x1 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x1 m2 ये वाला तो आगे आ जाएगा, उठा के इसको पीछे लिख दो, नो प्रॉब्लम। m1 x2 फिर लिख दो m1 प्लस m2, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, जस्ट सेम है उसी का, बस हमने आगे वाले को हम 2+3 लिख लिया, 3+2 लिख ले मेरे बच्चे, डजेंट मैटर। तो हमारे को यहाँ से क्या याद रखना है, अगर m1 पे 1 है तो x2 वाला लेना है, और m2 है तो x1 लेना है, और नीचे m1 m2 आएगा। इसी तरह से m1 है तो y2 लेना है, m2 है तो y1 लेना है, और m1 प्लस m2 होगा। ये था मेरे बच्चे आज के लिए तुम्हारा डेरिवेशन किसका, सेक्शन फार्मूला का। आज के लिए इतना ही। इसको 2-3 बार रफ नोटबुक में डिराइव करके देखना, इसको बार बार बना के देखना, मैंने कैसे ये डिस्टेंस निकाले हैं, जो मैंने तुम्हारे को ये लास्ट डिस्टेंस दिखाए थे, कैसे कैसे ये डिस्टेंस निकला, कैसे ये डिस्टेंस निकला, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया ये, और ये मैंने कैसे निकाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब तुम सॉर्ट आउट करोगे तो तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डेफिनेटली बोलता हूँ मैं, 100% श्योर है। और इसमें से तुम्हारा एक 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से। और सिलेबस रिड्यूस हो गया, हो सकता है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए 7.2 से। 7th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7th चैप्टर में से 1 मार्क्स के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। चलो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।